नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हिमांशु दादीज, आपका मैथ्स का टीचर। क्लास 12 के लिए अपन पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। और जैसा कि हमने कल तक प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट कर ली थी और उसके आगे हमने योग के गुणधर्म पढ़े थे। उनमें हमने दो गुणधर्म पढ़ लिए थे अब तक। पहला था अपना क्रम विनिमयता। ये हमने पढ़ लिया था। इसमें क्या था कि अगर a प्लस बी है तो क्रम विनिमयता में ये था कि भाई अवयव जो होता है वो योग संक्रिया के लिए क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। दूसरा हमने पढ़ा था साहचर्यता, और अवयव जो होता है वो योग संक्रिया के लिए साहचर्य भी होता है। ये भी हमने प्रूव किया था भाई कि a प्लस बी प्लस सी अगर है तो ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी के। ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी और हमने प्रश्नावली 3.1 भी कंप्लीट कर ली थी। अब इसके आगे ये दो गुणधर्म हो गए अवयव योग के। इसके आगे तीसरा जो गुणधर्म है वो अपना है योज्य तत्समक। केवल प्रत्येक अवयव का एक योज्य तत्समक क्या होता है, विद्यमान होता है। ये उसका गुणधर्म होता है योज्य तत्समक बोलूं तो भाई जिसमें योज्य तत्समक जैसे बोलूं, जैसे मान लो कोई एक अवयव अपना a है, ठीक है। अगर मैं इसमें इसका तत्समक जोड़ूं, योज्य तत्समक, ठीक है, तो मेरे क्या आएगा, a ही आएगा, ठीक है। अब देखो भाई तत्समक क्या होता है, अगर तत्समक को किसी चीज में गुणा करते हैं या फिर जोड़ते हैं, अगर जोड़ते हैं और अगर वापस वही संख्या आ जाए तो वो जो तत्समक है वो उस संख्या का योज्य तत्समक कहलाता है। और अगर गुणा करते हैं और वापस वही संख्या आ जाए तो उसे गुणन तत्समक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये अवयव का योज्य तत्समक अपन लेते हैं ओ मतलब कि जो अपना शून्य अवयव होता है उसे, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करो, मानना, चलो एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मैं एक अवयव लेता हूँ a, जो कि है अपना 1 2 3 4, ठीक है। ये अपन एक अवयव ले लेते हैं a। अब इसका योज्य तत्समक है कि नहीं है, प्रत्येक अवयव जो होता है, ठीक है, अवयव जो होता है उसका योज्य तत्समक विद्यमान रहता है, ठीक है। और वो योज्य तत्समक क्या रहता है, शून्य अवयव रहता है। योज्य तत्समक मैंने बताया आपको क्या होगा, अगर मैं इस अवयव में ऐसा अवयव जोड़ूं कि वापस ये का यही अवयव आए तो वो जो अवयव जो मैंने जोड़ा है वो क्या होगा, योज्य तत्समक होगा अवयव के लिए, ठीक है। तो अब आपको सीधा सा पता है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव हो सकता है जिसे हम अगर इसमें जोड़ें तो वापस यही है। और वो अवयव कौन सा होगा, शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या होता है भाई, 0 0 0 0, भाई जिसके सारे के सारे अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, वही होता है शून्य अवयव। तो बस यही है कि शून्य अवयव अगर इसमें अपन जोड़ते हैं, मैं जोड़ देता हूँ शून्य अवयव। हमने कल योग सीखा था भाई अवयव का, ठीक है। तो अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो वापस मेरा ये का ही अवयव आएगा, वापस मेरा क्या आ गया भाई, ए आ गया। तो योज्य तत्समक a प्लस ओ बराबर a बराबर o प्लस। चूंकि ये क्या होते हैं, अवयव जो होता है वो योग संक्रिया के लिए क्या होता है, क्रम में होता है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये इसको एक तरीके से बता रहा है कि भाई ये जो होता है क्रम में भी होता है। अगर मैं इसमें शून्य अवयव में कोई अवयव जोड़ूंगा तो वापस वो कब मेरे को जो अवयव मैंने जोड़ा है वही मेरे को वापस मिलेगा, ठीक है। अब देखो भाई अगला गुणधर्म देखते हैं, ये सिंपल सा था। अगला चौथा गुणधर्म जो आपके है वो है योज्य प्रतिलोम। अब देखो भाई नाम से ही कुछ आपके आना चाहिए दिमाग में, योज्य प्रतिलोम। देखो प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि उल्टा, ठीक है। एक तरीके से अपन ऐसे कह सकते हैं कि उल्टा, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम मतलब कि जैसे कि मानो मैं अगर देखो परिभाषा के रूप में आपको बताऊं तो किसी अवयव का योज्य प्रतिलोम वो होता है जिसको अवयव में जोड़ने पर हमें अवयव योग के लिए तत्समक अवयव प्राप्त होता है,
ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ भाई कि ए है, इसका जो योज्य प्रतिलोम होता है वो क्या होगा, अपने माइनस ए होगा। क्या होगा, माइनस ए। अगर मैं ए में माइनस ए जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, शून्य अवयव आएगा। ठीक है। कुल मिला के योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम क्या होता है कि भाई जो अगर मैं इस चीज को इसमें जोड़ूंगा तो वो चीज क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जैसे कि मैं बोलता हूँ 3 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा भाई, -3, क्योंकि 3 में मैं क्या करूंगा, -3 जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। वैसे ही अवयव के लिए होता है कि भाई एक अवयव हमने लिया a, ठीक है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -a। अगर मैं -a को इस अवयव में क्या करता हूँ, अवयव के साथ योग संक्रिया कराता हूँ तो मेरे पास क्या प्राप्त होता है, शून्य अवयव प्राप्त होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ भाई 1 3 5 7, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक मैंने सोच लिया एक अवयव है। ठीक है। अब आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, वो आपको एग्जाम में पूछेगा कि भाई इस अवयव का योज्य प्रतिलोम बताओ। ठीक है। तो इस अवयव का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लस, अपने को पता है इसका, ये अगर a है तो इसका योज्य प्रतिलोम जो होगा वो क्या होगा, -a बराबर। अब दोनों को जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलेगा, एक शून्य अवयव, शून्य अवयव मिलेगा जो कि 2/2 कोटि का ही होगा। ये कोटियों का ध्यान रखना भाई, ये अगर आपको 2/2 कोटि का है तो शून्य अवयव भी 2/2 कोटि का ही मिलेगा। ठीक है। वो 2/3 या 3/2 कोटि का नहीं होगा। अब देखो भाई, अब मेरे को निकालना है क्या है भाई, योज्य प्रतिलोम यानी कि माइनस ये निकालना है, तो इसको मैं इस साइड भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा भाई, 0 0 0 0 माइनस, ठीक है, 1 3 5 7, तो ये क्या हो जाएगा भाई, -1 -3 -5 -7। तो भाई इस ये जो अवयव है अपना a, ठीक है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -a। ये हमने प्रूव कर दिया भाई। अगर मैं इसमें से माइनस को निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, a आता है। ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, सिंपल सी बात है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, मतलब वह है जिसके लिए कि भाई ये जो इन दोनों का जो योग होगा, वह अवयव जिसके लिए दोनों का योग क्या आएगा अपने पास, शून्य अवयव प्राप्त होगा, वो क्या होता है, उस अवयव का योज्य प्रतिलोम होता है। सिंपल सी बात है। हाँ भैया, योज्य प्रतिलोम के लिए अगर मैं यहाँ पे क्रम निम्नता लगाऊं तो वो भी लागू हो जाएगी। अगर मैं -a में क्या जोड़ूं, +a जोड़ूं, अगर मैं -a में +a जोड़ूं तो भी मेरे पास क्या आएगा, शून्य अवयव प्राप्त होगा। ये सिंपल बात है, ध्यान रखना। ठीक है। अब अगला देखते हैं भाई, लास्ट है योग संक्रिया के लिए, मतलब सॉरी जो अवयव योग गुणधर्म है उसका लास्ट 5वां निरसन नियम। ये आपकी बीएससी में भी इसको लेकर प्रमेय आते हैं। ये बहुत सिंपल सा है, वो कुछ इसमें इतना कुछ है नहीं। मान लो कि 3 अवयव है a, b और c। ठीक है। 3 अवयव ले लिए मैंने a, b और c। अगर मैं a में क्या जोड़ूं, b जोड़ूं, ठीक है, और b में c जोड़ूं, इन दोनों को मैं क्या लिख दूं, बराबर लिख दूं। ये तभी संभव होगा जब a बराबर क्या होगा, c। निरसन बोले तो किसी चीज को एक, जैसे मैं अगर आपको कहूं कि भाई 3 + 4 = 4 + 3 या फिर 4, सॉरी ऐसे इसको छोड़ो, अवयव के लिए अगर मैं करूँ तो आपको सिंपल सी बात, देखो भाई इसको उस एग्जाम्पल से समझना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। अपन यहीं पे देखते हैं। निरसन का मतलब सिंपल बात अगर मैं बताऊँ तो इसको भाई कैंसिल कर देना। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। ठीक है। कैंसिलेशन रूल बोल सकते हो, कैंसिलेशन लॉ बोल सकते हो। ठीक है। कैंसिलेशन का मतलब कैंसिल करना। अपन करते हैं ना भाई, ये से ये गया, ये से ये गया, ऐसे करते हैं ना, वही बात यहाँ पे है कि भाई a + b = b + c दे रखा है अपने को। ठीक है। तो जब मैं b को b से कैंसिल कर दूं, इसको बोलते हैं निरसन। ठीक है। तो मेरे ये कब होगा, ये तभी संभव होगा, ये कैंसिल कब होगी, ये तभी संभव होगा जब a बराबर क्या होगा, c के होगा। ठीक है। अब अगर मैं ऐसे करूँ कि b + a = c + b, इसको बोलते हैं भाई, सॉरी यहाँ पे ऐसे करना, c + b। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा b + c। ये होता है अपने, एक होता है वाम निरसन, एक होता है दक्षिण निरसन। ठीक है। ये जो हो गया अपना वो हो गया वाम निरसन, तो दक्षिण निरसन। तो ये जो हो गया अपना वाम निरसन।
ठीक है, मतलब कि अब हम बी से डी इस प्रकार काट दो। पहले बी कहाँ था भाई, इस साइड था, तो इसको बोल दिया हमने दक्षिण निरसन। अब बी क्या है, इस साइड है, तो इसको बोल दिया वाम निरसन। वाम तरीके से निरसन किया, इसका दक्षिण तरीके से निरसन किया है। ये अपना निरसन नियम था, ये भी बहुत सिंपल था। तो कुल मिलाकर देख लो भाई दोस्तों, आव्यूह योग गुणधर्म के अपने 5 क्या है गुणधर्म है। पहला जो है वो है क्रम विनिमयता। अभी जो होता है वो योग संक्रिया के लिए क्या होता है, क्रम विनिमय होता है, तो ये हो गया क्रम विनिमय। दूसरा हो गया साहचर्यता। अभी जो होता है वो योग संक्रिया के लिए क्या होता है, साहचर्य होता है, वो भी हमने देख लिया। तीसरा योज्य तत्समक, आव्यूह का योज्य तत्समक विद्यमान होता है। चौथा योज्य प्रतिलोम, किसी भी आव्यूह का योज्य प्रतिलोम भी क्या होता है, विद्यमान होता है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जब आव्यूह और आव्यूह के योज्य प्रतिलोम को अपन जोड़ते हैं, उसमें योग संक्रिया लगाते हैं, तो अपने को क्या प्राप्त होता है, एक शून्य आव्यूह प्राप्त होता है। ये होता है अपने योज्य प्रतिलोम। और लास्ट 5 हो गया अपने निरसन नियम। निरसन नियम क्या होता है भाई, कैंसिल करना। ठीक है, सिंपल सा है ये, तो ये बात ध्यान रखना। अब आगे अपन पढ़ेंगे गुणन के लिए संक्रिया, गुणन के लिए गुणधर्म। ठीक है, आव्यूह के गुणन गुणधर्म। हाँ तो दोस्तों अब आगे अपन देखते हैं आव्यूह गुणन गुणधर्म। इतनी देर तक हमने योग गुणधर्म पढ़ा, अब अपन पढ़ते हैं गुणन संक्रिया जो होती है आव्यूह की। ठीक है, उसके लिए अपन गुणधर्म पढ़ते हैं। ठीक है, उसका पहला क्या है, इसमें भी पहला क्या है अपने क्रम विनिमयता। ठीक है, तो भाई हमने पढ़ा तो योग के लिए तो जो आव्यूह होता है, ठीक है, वो क्रम विनिमय होता है भाई, लेकिन गुणन के लिए आव्यूह जो होता है वो क्रम विनिमय नहीं होता। इसके पीछे जो कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल करके भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो भाई आव्यूह का पहले तो देखो गुणन संक्रिया के आव्यूह अगर होता क्रम विनिमय तो किस प्रकार होता है। ठीक है, मतलब होता तो है क्रम विनिमय। अब देखो क्रम विनिमयता अगर एक भी आव्यूह के लिए लागू नहीं होती है, तो वो पूरे समुदाय के लिए, पूरे समूह के लिए वो चीज, ये जो रूल होगा ये अपने नहीं मानेंगे, ये गुणधर्म फिर नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे तो देखो सबसे पहले देखते हैं अपन, अगर आव्यूह गुणन को अपन इस प्रकार लिखते हैं ए बी। ठीक है, आव्यूह गुणन को इस प्रकार लिखते हैं ए बी से। अब अगर ये क्रम विनिमय होता है तो कैसे होगा भाई, बी ए, कि भाई पहले मैंने ए को गुणा किया बी से। ठीक है, और अगर मैं बी को गुणा करूँ ए से, तो ये दोनों बराबर आएंगे, तो ये मेरी चीज क्या होगी, क्रम विनिमय होगी। लेकिन ऐसा ज्यादातर परिस्थितियों में नहीं होता है। होता तो है, ऐसा नहीं है कि इससे कोई बिल्कुल नहीं होता है। आव्यूह कई आव्यूह ऐसे होते हैं जो योग संक्रिया के मतलब गुणन संक्रिया के लिए क्या होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि भाई एक दो है आव्यूह ले लो, एक 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 एक। ठीक है, और यहाँ पर भी ले लो, बी भी में अगर एक एक एक, इन दोनों का अगर मैं गुणन संक्रिया कराऊंगा तो चाहे भाई मैं ये मान लो मेरा ए है ये बी है, चाहे भाई मैं ए बी निकालूं या बी ए निकालूं, बात तो एक ही है, आने तो सेम ही आंसर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना भाई। क्रम विनिमय अगर आपको एग्जाम में पूछे कि भाई आव्यूह जो है वो गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय है कि नहीं है, तो आपको ये लिखना है कि बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ विशेष आव्यूह जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रम विनिमय अपने होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। ठीक है, अब अपने एग्जाम्पल लेते हैं पहले। देखो एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं ए बराबर लूँ 1 0 1 0 और बी क्या लूँ मैं 1 0 0 1 0 0 0। ठीक है, अब मैं ये भी निकालता हूँ पहले। देखो ठीक है, ये मैंने ए भी निकालने के लिए किया है भाई। ठीक है, यहाँ पे एक है, तो अब देखो ए भी निकालूंगा मैं, तो इसके लिए क्या करते हैं भाई, गुणा के लिए इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, तो इसको इससे गुणा किया, 1 0 को 0 से किया 0 0 से किया 0। ठीक है, फिर इसको दूसरे स्तंभ से ये अपने क्या 1 को गुणा किया 0 से 0 और 0 को 0 से किया, तो ये अपने 0 आ गया। इसका इससे दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 1 आ जाएगा, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 0 आ जाएगा। ये तो आया अपने पास क्या ए बी। अब अगर मैं निकालूं बी ए, ठीक है, बी ए अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा भाई, बी ए 1 0 0 0, बी क्या है ई है और ए क्या है 1 0 1 0। ठीक है, तो इसका देखो भाई पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 का गुणा करूंगा 1 से तो 1
और 0 का 0 से करूंगा तो 0, तो यहाँ पे अपने क्या आ जाएगा 0। अब देखो भाई इसका करूंगा मैं दूसरे से, तो ये अपने पूरा 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 से 0 करूंगा। अब ये देखो ये 0 है, ठीक है, इनका इससे करूंगा तो भी 0, इनका इससे करूंगा तो भी 0। ये मेरा क्या आया, बी आया। तो ये ए बी है, ये मेरा बी ए है। देख लो भाई दोनों सेम है नहीं है। तो अब ये जो आपका गुणन संक्रिया के लिए क्या नहीं हुआ, क्रम विनिमय नहीं हुआ, ठीक है। अब एक इसकी दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई कि भाई हमने एग्जांपल लेके समझ लिया, ठीक है। अब इसकी दूसरी देखो एक चीज समझते हैं। यदि मैं कहूँ आपको कि a बराबर है मेरा है aij m क्रॉस n, ठीक है। b बराबर अगर मैं कहूँ कि भाई aij n क्रॉस p, ठीक है। ये दो चीजें आपको दे रखी है अभी, ये दो चीजें आपको दे रखी है। एक आलू मेरा क्या दे रखा है aij m क्रॉस n, एक आलू दे रखा है aij, ठीक है। लेकिन अब देखो इनके दोनों के पहले तो अपने को देखनी कोटियां। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, अगर अवयव को गुणा कराना है तो एक चीज उसमें क्या होनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब तभी गुणा संभव होगा यदि ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों के बराबर होगी, ठीक है। बी के पंक्तियों के बराबर होगी, तभी क्या हो सकता है, इन दोनों अवयवों का गुणा हो सकता है। तो भाई आप कहोगे सर देखो इसमें हो जाएगा गुणा, क्यों नहीं होगा भाई, हाँ हो जाएगा, ए बी का गुणा हो जाएगा, ए बी का गुणा संभव है। अगर मैं ए को गुणा करूं बी से तो ये मेरा संभव है। उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में क्या होगा भाई, पहला अवयव में ए लूंगा और दूसरा क्या लूंगा बी, तब मेरे देखो भाई जो पहले अवयव की स्तंभों की संख्या वो क्या है n है, दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या भी क्या है n है, तब उस सिचुएशन में मेरे गुणा हो जाएगा। लेकिन जब अब देखो, लेकिन जब मैं क्या निकालूंगा बी ए निकालूंगा भाई, तो बी ए निकालूंगा तब देखो भाई मेरे n क्रॉस p, पहले अवयव की कोटि क्या m क्रॉस p और दूसरे अवयव की कोटि m क्रॉस n। तो भाई पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए। पहले अवयव के स्तंभों की संख्या क्या है p और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या क्या है जो कि बराबर नहीं है। तो सिचुएशन में इसका तो गुणा ही ये संभव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि बी ए निकाल लिया पर बी से ए का गुणा ही नहीं हो पाएगा ना। तो उस सिचुएशन में अपने ए बी बराबर नहीं हो पाएगा बी ए के। इससे अपन ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अवयव जो है वो गुणन संक्रिया के लिए क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। अब एक लास्ट तीसरी बात देखो भाई, चलो भाई आगे देखते हैं अपन साथ चलेगा, ठीक है, साथ चलेगा। इसमें दूसरी बात साथ चलेगा कि अगर अपने को दो भाई दे रखे हैं, सॉरी तीन दे रखे हैं आप ए बी सी, साथ चले कब होंगे वो, जब ए बी सी बराबर ए बी सी, अगर ऐसे अपन करें और ये दोनों बराबर आ जाए मान में, ठीक है, तो वो क्या होगा इस साथ चलिए होगा। तो ये ध्यान रख लेना, अवयव जो होता है वो गुणन संक्रिया के लिए हमेशा क्या होता है साथ चलिए होता है। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, खुद से करके देखना, ठीक है, घर पे। ये चीज इतनी सी ध्यान रखने की थी है भाई, इसमें कोई आगे एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा जो है वो है तत्समकता, अवयव का तत्समक विद्यमान होता है भाई, ध्यान रख लेना, और वो होता है अपना आई बोले तो इकाई अवयव, ठीक है। जिस अवयव का अपने को गुणन तत्समक निकालना है, ठीक है, अवयव मान लो अपना ए है, ठीक है, उसकी कोटि मान लो 2/2 है, या छोड़ो m क्रॉस n है, ठीक है। तो अब अपने को तत्समक का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था। अगर भाई अपने को ऐसा अवयव लेना है जिसको अगर मैं a से गुणा करूं, a से क्या करूं गुणा करूं, तो वापस मेरे पास क्या आना चाहिए a, तब अपने को क्या लेंगे अपन i लेंगे। और अब गुणा करने के लिए भी सबसे पहले मेन चीज क्या होनी चाहिए, दोनों का कोटि बराबर होनी चाहिए। तो भाई अगर अपन 2/2 का अपने पास अवयव मिला अपने को a, तो अपन जो तत्समक अवयव लेंगे इकाई अवयव क्या होता है भाई 1 0 0 1 ये वाले, ठीक है, इकाई अवयव ये होते हैं। तो जो अपन तत्समक अवयव लेंगे वो भी अपने क्या होगा 2/2 कोटि का, इस चीज का ध्यान रख लेना। बाकी
यही है, ठीक है, सिंपल बात है। अब लास्ट देखो भाई, ये हो गए 3 आपके। लास्ट है आपका बंटनता। बंटनता ये नई चीज है भाई, देखो बंटनता मतलब जैसे अपने कोई b प्लस सी दे रखा है, इसको अपन a के साथ में बांट लें, गुणा हो रहा है यहाँ पे देखो भाई, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं a को b से गुणा करूं, पहले अगर मान लो देखो कि भाई मैं पहले b प्लस सी कर लूं और फिर उसको a से गुणा करूं, तो मेरे पास जो मान आएगा, और यदि ऐसा करूं कि a और b को गुणा करूं, फिर b और c को गुणा करूं और फिर इन दोनों को जोड़ लूं, तो फिर मेरे पास जो मान आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यही बंटनता होती है। अब ये जो होता है वो गुणन सक्रिय के लिए क्या होता है, बंटनता के नियम का पालन करता है, ठीक है। बंटनता ऐसे भी हो सकती है कि a प्लस बी सी के लिए, ठीक है, पहले यहाँ पे a b प्लस सी के लिए थी, ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही है, मुझे आज तबियत सही नहीं है हमारी, तो बाकी अपन कल पढ़ेंगे अच्छे से, आगे बढ़ेंगे आव्यूह, अदिश गुणधर्म, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना भाई। थैंक यू वेरी मच, और रिविजन करते रहना, क्लास में बने रहना।